सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। आज की कहानी थोड़ा हटके है। अगर आप में से कोई हार्ट की मरीज है और कमजोर दिल वाले हैं तो कृपया करके वीडियो यहीं पे स्किप कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कहानी सुनते ही आपको तीसरी शक्ति का प्रकोप या किसी अदृश्य शक्ति का आभास आपके आसपास होने लग जाए। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम इसी तरह की कहानियां अपलोड करते रहते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना नाम और जगह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कहां कहां से हमारी कहानियों को प्यार देते हैं। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी रविंद्र की है, जो मेरठ के रहने वाले हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं इनके परिवार वालों के बारे में बता दूं, क्योंकि पूरी कहानी इनके ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। इनके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मतलब यूं कहें कि छोटा सा परिवार है, और छोटा सा परिवार सुखी परिवार होता है। लड़की की जॉब भी लग गई है, पिताजी स्टेशन मास्टर हैं और 4-5 साल में रिटायर भी हो जाएंगे। माँ जो है वो घर गृहस्थी संभालती है, मतलब सीधी भाषा में ये कहें कि घर में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है। बस दिक्कत एक ही चीज की है, लड़का यानी कि रविंद्र की अभी शादी नहीं हुई है, और उनकी माता पिता की बस एक ही मांग है कि अब तो जॉब भी हो गई है, शादी कर ले। लेकिन रविंद्र अभी शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि नई नई जॉब है और घर से दूर भी रह रहा। तो एक बार नया मकान मिल जाए तो बस शादी करके सब परिवार वालों के साथ नए घर में शिफ्ट कर जाए। लेकिन कहते हैं ना, आपकी शादी की चिंता आपके घर वालों से ज्यादा रिश्तेदारों को होता है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को सुनना पड़ता है कि ले दे के आपको शादी करनी ही पड़ती है। ऐसा ही रविंद्र के साथ हुआ। रविंद्र की भी शादी कुछ महीनों में हो जाता है, और ये भाई साहब अपनी पत्नी को घर पे ही छोड़कर अपनी जॉब के लिए दिल्ली आ जाते हैं। बस असली खेला और कहानी यहीं से शुरू होती है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उस जमाने में फोन ये सब अभी आया नहीं था। रविंद्र को जब भी घर परिवार का हाल समाचार लेना होता है, वो ऑफिस के टेलीफोन से ही ले लेते हैं। दिक्कत इस बात की है कि सिर्फ दिन के समय ही वो अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं। कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन 2 दिन हो गए थे जब भी रविंद्र अपने घर पे फोन लगाते, उसकी पत्नी ही फोन पे बात करती, और माँ बाबूजी के बारे में पूछने के बाद वो बोल देती कि कहीं गए हैं या खा रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल ही देती। अब रविंद्र को यहाँ से थोड़ा परेशानी होने लगी। मतलब आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि रविंद्र अपने घर वालों से बात ना करे। जब रविंद्र अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर रह रहे थे, तब से ही बिना बात किए ना ही उनको सुकून मिलता था और ना ही उनके माता पिता को। ऐसा करते करते करीब 1 हफ्ता बीत गया। अब रविंद्र को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। उन्होंने मन में सोचा कि चाहे जो भी हो जाए, आज बात करके ही रहूंगा, और ऑफिस में जल्दी ही जाकर अपने घर कॉल लगाते हैं। उधर से फिर से उनकी पत्नी की आवाज आई, और माँ बाबूजी के बारे में पूछने के बाद फिर से वही बहाना। रविंद्र अब गुस्साते हुए लगे फोन पे ही बोलने कि आज चाहे कुछ भी हो, फोन दो उन्हें। जब तक बात नहीं होगी मैं ऐसे ही लाइन पे रहूंगा। उस समय फोन का बिल भी बहुत ज़्यादा आता था। बिल का बहाना देकर उनकी पत्नी बोली कि बहुत लेट लगेगा और टेलीफोन का बिल ज़्यादा आएगा।
लेकिन रविंद्र नहीं मान रहे थे। लगातार बोलते जा रहे थे कि मुझे अभी के अभी बात करवाओ। लगभग 5 मिनट तक रविंद्र चिल्लाते रहे और उसके बाद फोन की रखने की आवाज़ आती है। अब यहाँ से रविंद्र बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, ये आभास हो चुका है। इसी डर के मारे उन्होंने तुरंत घर जाने का फैसला किया। आनन फानन में तत्काल टिकट कराते हैं और दूसरे ही दिन अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 108 किलोमीटर है। लगभग 4 घंटे में मेरठ पहुंचकर स्टेशन से तांगा करके अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। लगभग आधे घंटे में अपने घर के सामने पहुंचकर टांगे वाले को पैसे देकर जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाते हैं, उन्हें एक अजीब सी तेज बदबू आती है। अपनी नाक बंद करके वो बाबूजी और माँ भाई सबको आवाज देने लगे, लेकिन किसी की कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ उनकी पत्नी आवाज सुनकर दौड़े दौड़े बाहर आई और बोलती है, अरे आप इतना जल्दी आ गए, वो भी बिना बताए। लेकिन रविंद्र अपनी पत्नी से बात किए बजाय लगातार अपने माँ बाबूजी को आवाज लगाते रहे और उनकी पत्नी उनके पीछे पीछे बोलती जा रही थी। जब वो अपने घर के अंदर गए तो घर के अंदर काफी अंधेरा था। चिढ़ते हुए अपनी पत्नी से पूछते हैं, घर के अंदर लाइट क्यों नहीं जल रही? तो उनकी पत्नी बताती है कि अभी सभी सो रहे हैं, लाइट क्यों जलाना, डिस्टर्ब होंगे सभी। अंदर जाकर ज्यों ही उन्होंने लाइट जलाया तो जो दृश्य उन्होंने देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बेड पे उनके माँ बाबूजी और भाई तीनों अजीब स्थिति में सोए हुए हैं। कपड़े काफी गंदे और बाल बिखरे हुए। ऐसा लग रहा है काफी दिनों से वो नहाए नहीं, बस जिंदा लाश की तरह बेड पे सोए हुए हैं। वो बारी बारी से तीनों के पास में जाकर लगे झकझोरने, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। ऐसी स्थिति देखकर अब रविंद्र लगे रोने। तभी उनकी नजर बेड के चारों तरफ गई। उन्होंने देखा कि बेड के चारों तरफ कुछ लाल लाल सिंदूर जैसा बिखरा पड़ा है और कुछ काले काले चावल के दाने उन सिंदूर के ऊपर एक लाइन से सजाया गया है। अब रविंद्र को थोड़ा थोड़ा आभास होने लगा कि ये सारा किया धरा उनकी पत्नी की ही है। अपनी पत्नी की तरफ मुड़कर वो गुस्से में पूछे कि ये क्या कर दिया तुमने मेरे परिवार वालों के साथ? रविंद्र की बात सुनकर अब उसकी पत्नी अपना रंग दिखाने लगी। वो थोड़ा कर्कश आवाज में बोली, तेरे परिवार वाले मुझे अपने पैरों की धूल बनाना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं इंसान तो क्या भूत प्रेतों को अपने पैरों की नोक पे रखती हूँ। अपनी पत्नी की बात सुनकर रविंद्र एकदम आश्चर्यचकित होकर बस एकटक होकर अपनी पत्नी को देखे जा रहे हैं। उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जिससे शादी हुई है वो कोई डायन है। वो हाथ जोड़कर लगे अपनी पत्नी के सामने विनती करने कि उनके घर वालों को छोड़ दो, माफ कर दो उन्हें। लेकिन उनकी पत्नी अब अपना और ज्यादा रंग दिखाने लगी। मतलब कि ऐसा होता है ना, अगर आप जब तक किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो आप उस चीज के बारे में कम ही आंकिएगा, लेकिन जैसे ही उस चीज के बारे में आपको थोड़ा भी जानकारी मिलती है तो उसके बाद धीरे धीरे वही चीज आपको और ज्यादा जानने के लिए उकसाएगा। रविंद्र की पत्नी की आवाज पता नहीं और ज्यादा अजीब हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि 2 या 3 इंसान एक साथ बोल रहा है और वो अपने पति की तरफ घूमते हुए बोली, तेरी जान बख्श रही हूं, यही तेरे लिए काफी है, क्योंकि तू मेरा पति बन चुका है और तुझे भी तेरे परिवार वालों की तरह बना दिया।
तो तेरे रिश्तेदारों को भनक लग जाएगी। इसलिए अगर तू अपना और अपने परिवार की भलाई चाहता है तो चुपचाप मुंह बंद रख अपना और मेरे ही साथ रह, वरना तेरे परिवार वालों की अभी बोलती ही बंद की हूं। खत्म करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। रविंद्र उसके बात सुनकर थोड़ा सा सुकून की सांस लिया कि उसके परिवार वाले अभी मरे नहीं हैं। वो चुपचाप अपनी पत्नी की बात मानकर वहीं बेड के पास बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में ही उसकी पत्नी एकदम शांत हो जाती है और एकदम पहले वाली स्थिति में आकर अपने पति के पास बैठकर हाथ पकड़ लेती है और पास में बैठकर बोलती है कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं? चिंता की कोई बात नहीं है। आप बाहर से आए हैं, आइए हाथ पैर धुला दूं, फिर खाना खाकर आराम कीजिए। रविंद्र को इतना आश्चर्य कभी नहीं हुआ कि एक पल में यही उसकी पत्नी की भाषा इतना रौद्र और एक पल में इतना मिठास। पत्नी की मीठी बात सुनकर एक पल के लिए वो पता नहीं कहाँ खो गए, लेकिन अगले ही पल उन्हें होश आया और अपने माँ बाबूजी की तरफ देखने लगी। उनकी पत्नी उनकी भावना को समझकर बोली, अरे चिंता मत कीजिए, खाने के समय मैं सबको जगाऊंगी, आप पहले हाथ तो धोइए। अब रविंद्र अपने मन को समझाकर और थोड़ा होशियारी दिखाते हुए जैसा जैसा उसकी पत्नी बोल रही थी करने लगे, क्योंकि अगर वो कुछ भी गलत करते तो वहां उनके लिए और ज्यादा समस्या का कारण बन जाता। चुपचाप अपने हाथ पैर धोए और फ्रेश होकर अपने रूम में चले गए। रूम में जाने के बाद देखते हैं कि अजीब अजीब तरह की तस्वीर और जगह जगह काले धागे बंधे हुए हैं। पूरे कांच के खिड़कियों को गत्ते से ढका हुआ है और बिस्तर के पास में ही कुछ कंचे हैं जिससे छोटे बच्चे खेला करते हैं। यहाँ पे अब रविंद्र को हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक पल भी उस रूम में ठहरे। अजीब सी घुटन सी महसूस हो रही थी, सांस भी लेने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन रविंद्र यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते थे। एक तरफ ये उसके परिवार वाले और दूसरी तरफ ये काली शक्ति जिसका सामना वो अकेले नहीं कर सकता था। थोड़ी देर में ही उसकी पत्नी रूम में आई और बड़े ही प्यार से बोली, आइए माँ बाबूजी के साथ खाना खाते हैं। माता पिता का नाम सुनकर रविंद्र की आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत ही उठकर हॉल में अपनी पत्नी के पीछे चल दिए। वहां जाकर देखा तो दिल एकदम सा थम गया, क्योंकि उनके माता पिता और भाई ऐसे बेजान से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ना एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ना ही देख रहे। ये देखकर रविंद्र अपनी पत्नी की तरफ अपनी नजर घुमाए तो क्रूर मुस्कान के साथ बोली, देख क्या रहे हैं, बैठ जाइए, ये भी हमारे साथ ही खाना खाएंगे। ताज्जुब की बात ये थी कि वो जो डायन पत्नी है, जैसा जैसा बोल रही थी रविंद्र के परिवार वाले वैसा ही कर रहे हैं। बेजुबान लाश की तरह रविंद्र के परिवार वाले चुपचाप खाना खा रहे हैं और ये देखकर उधर उनकी पत्नी मुस्कुरा रही है। ऐसा दृश्य देखकर रविंद्र की आंखें भर आई और वो जैसे तैसे करके जल्दी से खाना खाए और वहाँ से उठकर बरामदे में बैठ गए। यहाँ तक कि रविंद्र बहुत ही नासमझ स्थिति में है कि करे तो क्या करे, किसकी मदद ले जिससे इस डायन से छुटकारा मिले, कहाँ जाए, और अगर जाए भी तो पता नहीं ये डायन उनके परिवार वालों के साथ और क्या क्या सितम ढा दे, और क्या पता ये डायन रविंद्र को बाहर यहाँ से जाने भी दे। यही सब सोच रहे थे कि तभी उनकी पत्नी की आवाज़ से रविंद्र की चिंता भंग हो जाती है। पत्नी बोली, ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं, चलिए रूम में सोने चलते हैं। और रविंद्र बिना कुछ बोले ही अपनी पत्नी के साथ रूम में जाने लगते हैं। रूम में जाने से पहले वही हाल मिलता है जहाँ पे उनके परिवार वाले फिर से उसी तरह बेजुबान लाश की तरह सो रहे थे। अब तो धीरे धीरे रविंद्र को भी आदत सी होने लगी, क्योंकि एक ही दिन में रविंद्र जी ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना कर लेते हैं
जिसकी कल्पना भी उन्होंने जिंदगी में नहीं की थी। बेडरूम में जाने के बाद वो दूसरी तरफ सिर करके सोने लगते हैं, लेकिन पत्नी अपनी तरफ खींच कर लगी बोलने, आइए ना, प्यार करते हैं। इस बार रविंद्र बोले कि देखो, ये सब देखने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं कुछ भी करने की हालत में हूँ? आखिर तुम क्या चाहती हो और ऐसा क्यों कर रही हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर उनकी पत्नी फिर से थोड़ा मुस्कुराई और बोली कि बिगाड़ा मैंने नहीं, ये तो आपके ही जान पहचान वाले ने किया है। वो कहते हैं ना, घर की भेदी लंका ढाए। अब इसके आगे मैं कुछ भी नहीं बता सकती। अब इधर आइए, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। उसकी बात सुनकर रविंद्र थोड़ा सहम जाते हैं और चुपचाप जैसा जैसा बोलती है करते जाते हैं। लगभग 1 सप्ताह ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन घर का टेलीफोन बजता है और उनकी पत्नी फोन उठाती है। फोन पे रविंद्र के बॉस हैं। बॉस की आवाज़ सुनते ही वो रविंद्र को फ़ोन दे देती है। बॉस रविंद्र को तुरंत ही ऑफिस की बात बोले, हमारी ज़िंदगी में हम अगर कहीं पे भी जॉब करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए। अगर घर पे हो तो बॉस का फ़ोन भगवान ना करे आए। लेकिन उस समय बॉस का फ़ोन आना और रविंद्र के लिए वरदान जैसे साबित हो रहा था। उसी बहाने कम से कम बाहर आकर कुछ तो समस्या का समाधान कर पाए। बॉस से बात करने के बाद वो अपनी पत्नी से कहते हैं, ऑफिस जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सारा काम रुका हुआ है। लेकिन ऑफिस का नाम सुनकर वह तुरंत भड़क जाती है, तुरंत ही अपने उसी रूप में आ जाती है और लगी बोलने, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और जब तक मैं ना कहूं घर से भी बाहर नहीं जाना है। कुछ दिन के बाद ही भले कहीं जाना होगा तो जाना। कुछ दिन का क्या मतलब? मुझे कल ही ऑफिस निकलना होगा, क्योंकि नहीं गया तो बॉस मुझे ऑफिस से निकाल देंगे। और तो और जितना पेमेंट बचा था वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए जाने दो, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। अब रविंद्र की पत्नी थोड़ा शांत हुई और बोली कि ठीक है, जाने तो दे दूंगी, मगर बस 1 सप्ताह के लिए। अगर उससे ज़्यादा लेट हुआ तो समझ जाना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। जो तुम देख रहे हो ना, वो तो कुछ भी नहीं है। इसके आगे भी बहुत कुछ है जो तुम्हारे सोच से भी परे है। रविंद्र उसकी बात सुनकर चुपचाप सो गए और अगली सुबह उस डायन यानी कि अपनी पत्नी से बोलकर और अपने परिवार वालों को देखकर वहां से निकल गए। स्टेशन पहुंचकर पहले तो अपने बॉस को पब्लिक टेलीफोन बूथ से फ़ोन करके बोल देते हैं कि अभी ऑफिस नहीं आ सकता और कृपया करके उनके घर कॉल ना करे, और अगर उनकी पत्नी फ़ोन करती है तो काम में बिजी है ऐसा बोल दे। लेकिन बॉस कारण पूछे तो उन्होंने बस इतना ही जवाब दिया, भरोसा रखिए सर, आप मुझे इतना दिन से जानते हैं, कुछ भी गलत नहीं करूँगा। बस बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, ख़त्म करते से ही मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। रविंद्र की बात सुनकर बॉस ने उन्हें आराम से सब काम खत्म करने को कहा। अब यहाँ से रविंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अगर कोई इंसान से दिक्कत होती है तो पुलिस केस करती, लेकिन सामना यहाँ पे काली शक्तियों से करना था जिसके बारे में रविंद्र को तंत्र मंत्र की विद्या का ये भी नहीं पता था, और किसी रिश्तेदारों से कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि उस डायन ने ये भी कहा था कि घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अगर मुसीबत में डालते हैं तो समाधान का रास्ता भी दिखाते हैं। थोड़ी देर स्टेशन पे ही बैठे रहने के बाद उन्हें एक ट्रेन आता दिखाई दिया जो ऋषिकेश जा रहा था। जैसे ही ऋषिकेश का नाम देखे उन्हें अपने बचपन की एक बात याद आ गई। उनके माँ बाबूजी हमेशा एक बाबा का नाम लेते थे और बोलते थे बहुत ही तेजस्वी बाबा है। वो बिना कुछ सोचे समझे ही उस ट्रेन में बैठ गए। मेरठ से ऋषिकेश की दूरी लगभग 160 किलोमीटर है। करीब 4 घंटे में वो ऋषिकेश पहुंच गए। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनको बाबा का
नाम ही याद नहीं था। तो जाए कहाँ, किससे मदद ले? स्टेशन पे बहुत लोगों से पूछताछ करने के बाद अलग अलग जगह गए, लेकिन कहीं पे भी उनका कोई सहारा नहीं मिल पा रहा। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। थक हार कर वो स्टेशन के पास में ही बैठकर अपने परिवार के बारे में सोचकर रोने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। उनके पास एक बुजुर्ग इंसान आए और उनसे बोले, बेटा कुछ खाने को दे दे। रविंद्र बाबू के पास खाने के लिए कुछ था नहीं। पॉकेट में हाथ डालकर 5 रुपए निकालकर बाबा जी को दे दिए। बाबा जी उनके चेहरे को देखकर बोले, बेटा कोई समस्या है, बताओ मुझे। रविंद्र जी बस उस बूढ़े बाबा को बोले, बहुत बड़ी समस्या आ गई है बाबा जी, कोई रोशनी नजर नहीं आ रही। ऊपरी चक्कर का साया हमारे पूरे परिवार पे मंडरा रहा है। बाबा जी हंसते हुए बोले, निकेतन आश्रम चले जाओ बेटा, सब समस्या का समाधान मिल जाएगा। इतना बोलकर वो बाबा वहां से चले गए। रविंद्र बाबू की आंखों में चमक आ गई। हाँ, यही नाम था, बाबा हरेश्वर नाथ। वो बूढ़े बाबा को देखते तब तक वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। सच में वो कोई आम इंसान नहीं थे, जरूर ईश्वर का कोई दूत उनकी परीक्षा लेने आए थे। और रविंद्र बाबू ने दया दिखाते हुए परीक्षा पास भी कर लिया। रविंद्र जी तुरंत वहां से टैक्सी करके निकेतन आश्रम पहुंच गए। अद्भुत जगह है ये निकेतन आश्रम। भले ही आजकल के ज़माने में बस पूजा पाठ ढोंग का नाम रह गया है, लेकिन ये बात आज से करीब 20 साल पहले की है। उस समय हरेश्वर बाबा की प्रसिद्धि पूरे ऋषिकेश में फैली थी। किसी भी समस्या का समाधान वो यूं चुटकियों में कर देते थे। रविंद्र वहां पे पहुंचकर गुरुजी से मिलने की गुहार लगाने लगे। आश्चर्य की बात, घोर आश्चर्य, गुरुजी खुद रविंद्र जी से मिलने आ गए और उनको अपने साथ लेकर आश्रम के अंदर चले गए। आसपास आए भक्तजन भी ये देखकर अचंभित थे। गुरुजी को आज तक ऐसे किसी के लिए अपने आसन से उठकर नहीं आए थे। खुद रविंद्र भी हैरान है कि बिना बताए गुरुजी कैसे उनको लेने बाहर आश्रम के गेट तक आ गए। आसन के पास पहुंचकर गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है और परिवार के प्रति इतना प्रेम मैंने कभी नहीं देखा था। वैसे तो मैं सब कुछ जान चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। रविंद्र बाबू हाथ जोड़कर बीते महीने की पूरी घटना सुनाते चले गए। हरेश्वर बाबा उनकी कहानी सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, जो ना करे दुश्मन वो कर देते हैं परिजन। तुम्हारे बुआ के घर वालों ने ही और बुआ ने ही मिलकर सब कुछ किया है। तुम्हारी तरक्की देखी नहीं गई, इसलिए उस टाइम के बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे घर लेके आ गए थे। खैर, जो होनी थी वो हो चुकी, अब आगे सब ठीक होगा। मैं कुछ चीजें दूंगा और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको उसी तरह हूबहू करना है जैसा मैं बताऊंगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है वहां जाने का, और भी भक्तजन है जिनकी सहायता करनी है। तुम्हारे साथ मेरे कुछ अनुयायियों को भेज दूंगा, बड़ी मुसीबत नहीं है, वो खुद ही संभाल लेंगे। रविंद्र गुरुजी की महिमा को देखकर उनके पैरों पे गिर पड़े। गुरुजी उनके बड़े ही आदर से उठाते हैं और अपने कमरे में जाकर एक लाल धागा और एक नींबू के साथ कुछ पेड़ की पट्टी बंधी थी देते हुए बोले, तुम्हारे गांव में जो महादेव जी की मंदिर है वहां पे लाल धागा बांध देना और इस नींबू पे उस डायन का नाम लिखकर महादेव जी को चढ़ा देना। बाकी का काम मेरे शिष्य और मैं यहाँ बैठकर कर लेंगे। अब जाओ, यहाँ से जल्दी जाओ, ज्यादा वक्त यहाँ पे व्यर्थ मत करो। गुरुजी की बात सुनकर रविंद्र गुरुजी के चरण स्पर्श किए और उनसे दक्षिणा की बात किए। दक्षिणा की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कुछ नहीं चाहिए, जब सब कुछ कुशल मंगल हो जाए तो अपने माता पिता के साथ आश्रम घूमने जरूर आना। गुरुजी के आदेश से कुछ शिष्य जो गेरुआ वस्त्र और कपाल पे चंदन धारण किए थे
रविंद्र के साथ चल दिए। रात में ट्रेन से सफ़र करके करीब रात के 2 बजे मेरठ स्टेशन पहुंच गए। गुरुजी के शिष्यों ने कहा, हम लोग अभी आपके घर नहीं जा सकते जब तक आप गुरुदेव जैसा बोले थे कर नहीं देते, और जैसे ही उस डायन की शक्ति कमज़ोर होगी तब तक हम लोग आ जाएंगे। आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक होगा। रविंद्र उनकी बात सुनकर वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से टैक्सी करके अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। घर जाने से पहले जैसा गुरुजी ने कहा था, रविंद्र महादेव जी की मंदिर में वो नींबू के साथ अपनी पत्नी का नाम ललिता लिखकर लाल धागे से महादेव जी को अर्पित कर दी और बिना वक्त गवाए अपने घर की तरफ बढ़ गए। जैसे ही रविंद्र अपने घर के सामने जाते हैं तो देखते हैं कि पहले की तरह वो अभी वहाँ पे अंधेरा नहीं था, अभी लाइट जल रहा था। घर में घुसते ही जो देखा तो आंखों के सामने विश्वास नहीं हो रहा था। उनके माँ, बाबूजी और भाई सभी बिस्तर पर बैठकर बातें कर रहे थे। उनको देखकर रविंद्र गले लगकर लगे फूट फूट कर रोने। तभी रविंद्र को होश आया और डायन के बारे में ख्याल आया। रविंद्र अपने घर वालों से उस डायन के बारे में पूछते हैं तो उनके पिताजी बोले, थोड़ी देर पहले ही हमें होश आया, हम सभी बिस्तर पे लेटे हुए थे कि तभी अंदर से उस डायन के चीखने की आवाज़ आई। हमने तुरंत उसे रूम में बंद कर दिया है और अभी सोच ही रहे थे कि ये सब ठीक कैसे हो गया, तब तक तुम आ गए। ये चमत्कार कैसे हुआ बेटा? रविंद्र अपने पिताजी से बोले, सब बताऊंगा, लेकिन अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। गुरुजी के शिष्य थोड़ी देर में ही पहुंचेंगे। बाबूजी रविंद्र की बात सुनकर बोले, कौन गुरुदेव? हरेश्वर बाबा। उनके नाम सुनकर ही रविंद्र के माँ बाबूजी ने दोनों ने हाथ जोड़ लिए। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी रविंद्र के कमरे से एक भयंकर चित्कार जैसी आवाज आती है, बोल मुझे बुढ़े बुढ़ी, तुम लोगों की मरने के दिन अब आ गए हैं। रविंद्र उस डायन की आवाज सुनकर चीखते हुए बोले, मरने के दिन इनके नहीं, तेरे आ गए हैं डायन। इतना सुनते ही वो डायन पहले थोड़ा शांत होती है, फिर बोलती है, अच्छा ये सब तेरा किया धरा है, एक बार निकल लाने दे, फिर तुझे और तेरे परिवार वाले सभी की बलि चढ़ाऊंगी, फिर मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी भयंकर और डरावनी चीख सुनकर रविंद्र और उसके परिवार वाले सभी की हालत खराब हो गई। वो डायन लगातार दरवाजे पे जोर जोर से पीटते जा रही थी तो कभी रो रही थी। चीख इतनी भयंकर थी कि आसपास के लोग भी उनके घर के सामने जमा होने लगे। थोड़ी ही देर में गुरुजी के शिष्य रविंद्र के घर के सामने थे। भीड़ को हटाकर वो अंदर घुसकर और रविंद्र को बोले, कुछ भी हो जाए ये अभिमंत्रित माला सभी कोई पहने रखिएगा, क्योंकि हो सकता है वो डायन हमसे बेकाबू हो जाए और आप सभी पे हमला बोल दे। इतना कहते ही सभी शिष्य उस कमरे में घुस गए। अंदर काफी देर तक उस डायन की चीख पुकार आती रही। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज आनी बंद हो गई। दरवाजा खुलता है और सभी शिष्य उस डायन की बाहों को पकड़कर बाहर निकालते हैं। पीछे से उसके दोनों हाथों को लाल धागे से बांधा गया था और वो डायन बेहोशी की हालत में थी। जैसे ही वो बाहर आई, उसकी आंख खुली तो सिर्फ रविंद्र के परिवार वाले ही नहीं, जितने भी लोग घर के बाहर खड़े थे ये दृश्य देखकर होश ही उड़ गए और सब तरह चीख पुकार और भगदड़ मच गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी, बाल बिखरे और दांत एकदम काले, और वो जोर से हाथ छुड़ाकर रविंद्र के परिवार वालों पे झपट्टा मारी। लेकिन एक ही पल में वो अभिमंत्रित धागा देखकर धड़ाम से नीचे गिर जाती है और जोर जोर से रोते और चिल्लाते हुए बोली, तुम में से कोई नहीं बचेगा, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। तब तक गुरुजी के शिष्य उसे पकड़कर घर के बाहर निकाल दिए। एक शिष्य रविंद्र के पास आकर बोले, मैं यहाँ रुककर आपके घर की शुद्धि करूंगा। ये लोग इस डायन को आज ही गुरुजी के आश्रम लेके जाएंगे, इसका क्या करना है वो गुरुजी ही जानते हैं। इतना बोलकर वो बाकी शिष्यों के पास जाकर कुछ बोले और वो सभी शिष्य उस डायन को कहीं लेकर चले गए।
इधर जो शिष्य रुके थे उन्होंने सारे घर की शुद्धिकरण अच्छे से करके घर में महादेव जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा अर्चना करवा दी और वापस लौटते समय रविंद्र जी से बोले, आश्रम अपने परिवार वालों के साथ जरूर आइएगा, अभी सब कुछ ठीक हो चुका है, डरने की बात नहीं है। इतना बोलकर वो शिष्य वहां से निकल गए। रविंद्र अपने परिवार वालों को सही सलामत देखकर एकदम खुश थे। माँ, बाबूजी और भाई सबको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए और खुद खाए। रविंद्र ने अपने बुआ और उनके घर वालों की सारी करनी धरनी को बताए, जिसके बाद से उनके घर वालों से सारी रिश्तेदारी खत्म हो गई। काफी दिन बीत गए। अब रविंद्र के परिवार में सब कुछ ठीक रहता है। तो माता पिता ने फिर से दूसरी शादी की बात कही, लेकिन रविंद्र अब शादी बिल्कुल नहीं करना चाहते। वो बोले कि नहीं, जब तक गुरुजी से मिल नहीं लेता तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। उनके माता पिता आश्रम जाने के लिए बोले तो कुछ ही दिन में टिकट करवा के माँ, बाबूजी और भाई के साथ रविंद्र आश्रम पहुंच जाते हैं। गुरुजी की संध्या आरती हो रही थी और सभी भक्तगण ध्यान लगाकर आरती गा रहे थे। अचानक रविंद्र की नजर गुरुजी की कुछ शिष्याओं पे गई। ये देखकर रविंद्र के होश उड़ गए। उन्हीं शिष्याओं के बीच में उनकी पत्नी जो डायन थी वो खड़ी थी। इतना देखते ही वो वापस मुड़कर अपने परिवार वालों को वहां से जाने को कहते हैं, लेकिन तभी गुरुजी अपनी ध्यान मुद्रा को तोड़ते हुए बोले, बेटा, तुझे अब डरने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ये मेरे काबू में है, बैठ जा, संध्या आरती के बाद बात करते हैं। गुरुजी की बात सुनकर वो अभी बिना कुछ बोले ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं। कुछ ही देर में संध्या आरती समाप्त हो जाती है और गुरुजी रविंद्र के परिवार वालों के सामने आते हैं। रविंद्र और उनके परिवार वाले सभी गुरुजी के चरण स्पर्श करके अभी कुछ पूछते इसके पहले ही गुरुजी बोल उठे, अगर मैं चाहता तो इसे मार सकता था, लेकिन इसकी काली शक्तियों को खत्म करके ईश्वर की सेवा में लगा दिया हूं। अभी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। जाओ बेटा, दूसरी शादी करके अपने परिवार की देख रेख करो। सभी गुरुजी की महिमा को देखकर आश्चर्यचकित थे। बिना बताए मन की बात समझ जाना ये कोई आसान बात नहीं है। रविंद्र जी के परिवार वाले वापस अपने घर मेरठ आ गए और रविंद्र की दूसरी शादी हो चुकी है। नया घर वो दिल्ली में ही ले चुके हैं और पूरे परिवार के साथ अब दिल्ली ही रहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली हर कहानियां सबसे पहले आप सुन सके। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। आज की कहानी अमित की है, जो बिहार के एक छोटे से गांव दुर्गौलिया के रहने वाले हैं। उनके साथ 2 बार ऐसी घटना घटी जो उन्हें तीसरी शक्ति या यूं कहें छलावे का अनुभव इस प्रकार हुआ कि वो देर रात या शाम को ही अपने घर से बाहर नहीं निकलते। कई बार लोग ये कहते हैं भूत प्रेत या तीसरी शक्ति ये सब मन का वहम या मन गढ़ंत बातें होती हैं। मेरा उन लोगों से यही कहना है, आपको हम जबरदस्ती यकीन दिलाना नहीं चाहते, आप बस इसे कहानी के रूप में ही सुने। और हम ये भी नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा अनुभव हो, क्योंकि एक बार अनुभव या छलावे का शिकार जो कोई भी हो जाता है ना, या तो वो बताने लायक नहीं रहता या उस दिन के बाद से सुधर ही जाता है। तो दोस्तों, चलिए अमित की पहली कहानी को मैं उनके ही नजरिए से समझाने का प्रयास करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं दुर्गौलिया का रहने वाला हूं। मेरा परिवार एक संयुक्त परिवार है, जिसके चलते हमारे पास बहुत सारा खेत और खलिहान है। कुछ खेत गांव के पास में ही हैं और कुछ खेत नदी के पास, जो कि गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। हमारे खेतों में उस समय गन्ने की खेती की गई थी।
और जो गांव में रहते होंगे उन्हें पता ही होगा कि किसी चीज की चोरी हो या ना हो, लेकिन गन्ने की चोरी होती ही है। जो कोई भी खेतों से गुजरता है एक ना एक गन्ना तोड़ के खा ही लेता है। और गांव में खुले मवेशियों की बात ही कुछ और होती है, जिधर से गुजरते हैं पूरा का पूरा तहस नहस कर देते हैं। इसलिए हर एक खेतों की रखवाली के लिए खेत के पास में एक छोटा सा मढ़ई बना दिया जाता है, और उसी मढ़ई में रात के समय परिवार का सदस्य या कोई रखवाला मढ़ई में आराम से सो जाता है। जिनको नहीं पता है मढ़ई क्या होता है, तो उनको बता दूं कि मढ़ई बांस के छोटे छोटे लाठों से तैयार किया जाता है। बांस के सहारे थोड़ा सा ऊंचाई करके और छत पे मूंज इत्यादि से छाव दिया जाता है। हमारे खेतों के पास में भी मढ़ई बनाया गया था। दूर की खेत की रखवाली मेरे चाचा जी के जिम्मे थी, और पास का कभी कभी मेरे पापा और मेरे दादाजी देख लेते थे। एक शाम मेरे दादाजी खाना खाने घर नहीं आए, तो मेरी मम्मी ने मुझे दादाजी को बुला लाने के लिए खेत जाने के लिए कहा। करीब 6 बज चुके थे। मैंने सोचा कि 5 मिनट की ही बात है, जल्दी से दादाजी को बोलकर आ जाऊंगा। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए मैं खेत की तरफ निकल गया। खेत के पास जाने के बाद मैंने देखा कि दादाजी मढ़ई के ऊपर बैठकर हाँफ रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ दादाजी, आप इतना हाँफ क्यों रहे हैं? दादाजी एकदम झल्लाते हुए बोले, टांग तोड़ दिया हूं एक नील गाय का, साला हमेशा गन्ना खाने के लिए हमारा ही खेत दिखता है। मैंने खेतों की तरफ नजर दौड़ाया तो देखा कि खेत के बाहरी हिस्सों में काफी गन्ने नुकसान हो गए हैं। मैंने दादाजी की गुस्सा को शांत करते हुए कहा, ठीक है दादाजी, अभी आप चलिए खाना खाने, मम्मी आपको बुला रही है। दादाजी फिर से झल्लाते हुए बोले, अरे वो फिर से आ जाएंगे, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तू एक काम कर, जा मेरे लिए खाना लेकर आ। मैं कुछ सोचते हुए बोला, दादाजी एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं कुछ देर तक यहाँ रुकता हूँ। आप खाना खाकर पापा को भेज दीजिएगा और आप आज घर पे ही आराम कर लीजिए। दादाजी मेरी तरफ देखते हुए बोले, अच्छा तू देख लेगा, जानवरों से डर तो नहीं लगेगा ना? मैंने दादाजी को ऐसे बेपरवाह अंदाज में कहा, दादाजी अब मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हूं जो नील गायों से डर जाऊंगा। दादाजी बोले, ठीक है, मैं जल्दी जाता हूं और तुम्हारे पापा को भेजता हूं। और हाँ सुन, तू मढ़ई पे ही बैठ जा, जब जानवर आए तो नीचे बिल्कुल भी मत उतरना, बस जोर जोर से उन्हें हाँक देना। मैंने दादाजी को हामी भरी और वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने एक गन्ना तोड़ा और मढ़ई पे बैठकर खाने लगा। अभी लगभग 10 मिनट ही बीते होंगे, मुझे खेतों की दूसरी तरफ कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा फिर से नील गाय है। मैं उतर कर देखता, लेकिन दादाजी की बात को याद करके ऊपर से ही जोर जोर से हाँकने लगा। लेकिन मेरे इतना जोर जोर से चिल्लाने के बाद भी सरसराहट कम नहीं हुई। मैंने सोचा कि ये कोई जानवर नहीं है, अगर जानवर होता तो मेरे इतना चिल्लाने से जरूर भाग जाता। इसलिए मैंने नीचे उतरकर उधर देखने के लिए चला गया। वहां जाने के बाद मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, तो मुझे लगा कि पक्का ये कोई इंसान है जो गन्ना चुराने आया है और मुझे आते देख छिप गया है। मैंने जोर जोर से आवाज देकर कहा, कौन है, सामने आओ। तभी गन्ने की खेत के बीच थोड़ी सी सरसराहट हुई। मैंने देखा कि कोई अधेड़ उम्र का इंसान खेत में से निकल रहा है। मैंने उनसे पूछा, कौन है, क्या करने आए हैं यहाँ पे, आप हमारे गांव के तो नहीं लगते? उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आगे बढ़ने लगा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक तो मेरे खेत में घुस आया और पूछने पे कोई जवाब भी नहीं दे रहा। मैंने फिर से दोबारा एकदम गुस्से से पूछा, कौन है, समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहा हूं? इस बार वो मेरी तरफ थोड़ी दूर जाकर रुक गया और मेरी तरफ घूमते हुए बोला, अगर मैं बता दूं ना कौन हूं तो 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं रुकोगे। मैंने मन में सोचा कि कहीं डाकू या चोर बदमाश तो नहीं,
क्योंकि उस जमाने में हमारे यहाँ डाकू और चोर बदमाशों का बड़ा ही बोलबाला था। मैंने अपना डर छिपाते हुए बोला, मेरा नाम अमित है। इसके आगे कुछ मैं बोलता कि वो इंसान मुझे बोला, हाँ मुझे पता है, कौन हो तुम, बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मुझे कैसे जानता है। मैंने गांव में इस इंसान को आज तक नहीं देखा। मैंने फिर से उन्हें रोकते हुए बोला, जब तक नहीं बताओगे कि कौन हो, जाने नहीं दूंगा यहां से। अब शायद उस बूढ़े इंसान की बर्दाश्त करने की सीमा समाप्त हो चुकी थी। वो अचानक मेरे आंखों के सामने से गायब हो गया। मैं अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वो इंसान कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपने पीछे से उसी बूढ़े इंसान की आवाज सुनाई दी, इधर उधर क्या देख रहे हो, अपने पीछे देखो। जैसे ही मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश चारों खाने चित हो गए। मेरे कदम डर के मारे जम से गए। वो बूढ़ा इंसान बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा होकर मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थी। इतना देखते ही मैं भूत भूत जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी गांव की तरफ भागने लगा और वो मेरे पीछे पीछे आता हुआ बोलते जा रहा था, अब भाग क्यों रहा है, नहीं पूछेगा कि मैं कौन हूं। पूरी जिंदगी में मैं इतनी तेज कभी नहीं भागा था। भागते भागते मैं अपने घर पहुंचकर जोर जोर से सबको लगा बोलने, भूत भूत। घर के आसपास के लोग और मेरे परिवार वाले सभी बाहर आकर लगे पूछने। मैंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सभी मेरी बात सुनकर मेरे साथ ही खेतों की तरफ देखने गए, लेकिन वहां अब कोई भी नहीं था। सब मुझे मेरी मन का वहम बोलने लगे, लेकिन गांव के ही एक और दादाजी से कहते हुए सुना, वो शायद हमारे बचपन का दोस्त बिरजुआ था, जो बचपन में ही मर गया था और उसे खेत में ही दफना दिया गया था। ये बात सुनकर मुझे बड़ा ही अजूबा लगा कि बचपन में दफना दिया गया था, तो क्या आज तक उनकी आत्मा खेतों में ही भटक रही? और तो और जब वो बचपन में मर गए थे तो बूढ़े कैसे बन गए थे? इसका मतलब ये कि आत्माओं की भी उम्र बढ़ती है। खैर, उस दिन के बाद से मैं कभी भी शाम को या रात के समय खेतों की तरफ नहीं गया। इसी तरह की एक और घटना मेरे भाई के साथ घटी, जो मुझसे उम्र में 3 साल का बड़ा है। उसकी बातों को कोई विश्वास तो नहीं करता, लेकिन मैं करता हूं, क्योंकि मेरे साथ जो घटना घटी थी उसके बाद मैं कभी इन सभी तीसरी शक्ति को अनदेखा या मजाक नहीं उड़ाया। मेरे भाई का नाम सोहन है। मेरे घर में जितनी भी बाहरी कामकाज जैसे कि दूध सब्जी जो भी लाना होता है, मेरा भाई ही ला देता है। एक बार की बात है, मेरे घर में दूध की जरूरत थी। पूरे गांव में कहीं भी दूध नहीं मिल रहा था। जिसके यहाँ से दूध आता था उसकी भैंस बिसुक गई थी। जिनको नहीं पता दूध का बिसुक जाना क्या होता है, उनको बता दूं कि कुछ महीने तक भैंस दूध देना बंद कर देती है। शाम तक पूरे गांव में दूध छान मारा, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिला। किसी से पता चला कि पास के गांव में गोधन के यहाँ दूध मिल जाएगा। मेरा भाई दूध लेने के लिए चला गया। उस गांव में जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। इधर से जाते समय ही शाम हो गई थी। वो नदी पार करके गोधन के यहाँ दूध लेने पहुंच गया। दूध लेते और उधर से वापस आते आते बहुत देर हो गई थी और अंधेरा भी काफी हो गया था। जैसे ही मेरा भाई दूध लेकर वहां से निकल रहा था कि तभी गोधन की माई दौड़े दौड़े आई और एक सूखा लाल मिर्च दूध में डालते हुए बोली, बेटा इस मिर्च को बाहर मत निकालना। सोहन को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि शायद दूध खराब ना हो, इसलिए डाल दी होगी। दूध लेकर वो अपने गांव की तरफ बढ़ गया। नदी तक आते आते लगभग 8 बज गया था और गांव में 8 बजे तक चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। नदी के आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
सोहन नदी को पार करने लगा। अभी नदी के बीच में जैसे ही वो पहुंचा, तभी अचानक से पीछे से पानी में किसी की चलने की आवाज आई। जैसे ही मेरा भाई पीछे मुड़कर देखा तो एक इंसान जो सफेद धोती कुर्ता पहना था उसकी तरफ ही चला आ रहा था। दिखने में वो पूरा इंसान की तरह लग रहा था। मेरे भाई के मन में थोड़ा सा डर तो लगा, क्योंकि नदी में जाने से पहले उसे दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आया था। धीरे धीरे वो इंसान एकदम पास में आ गया। पास में आकर वो मेरे भाई से लगा पूछने, क्यों रे, इतनी रात को अकेले इधर क्या कर रहा है? मेरा भाई थोड़ा डरते हुए उससे बोला कि दूध लेने गया था पास के गांव में। दूध का नाम सुनकर वो इंसान लगा दूध मांगने। चल निकाल दूध, दूध निकाल के मुझे पिला। ये सुनकर मेरा भाई थोड़ा आवेश और गुस्से में आ गया। वो दूध को अपनी तरफ छिपाते हुए बोला, मैं क्यों दूध पिलाऊं आपको? ना जान ना पहचान बन गए मेहमान, और वैसे भी ये दूध अभी कच्चा है। सोहन की बात सुनकर वो इंसान अपनी आंखें लाल करते हुए बोला, तू देता है या मैं तुझसे छीन लूं? अब मेरे भाई को कुछ ज्यादा डर लगने लगा। उसे लगा कि शायद ये कोई चोर या बदमाश है। भाई ने सोचा कि दूध की ही बात है, दे देता हूँ, वरना कहीं ये जान ना ले ले। वो दूध देने के लिए जैसे ही कंटी को खोला, लाल मिर्च को देखते ही वो इंसान ऐसे छटपटाते हुए दूर हो गया। वो जोर से चीख कर बोला, जल्दी से उस मिर्च को निकाल के बाहर फेंक। उसका इतना कहना था कि मेरे भाई को समझ में आ गया था कि जरूर ये कोई बुरी शक्ति है, इंसान नहीं है ये। मेरा भाई अपने आप को संभालते हुए तेजी तेजी झटक झटक के नदी पार करने लगा, और वो इंसान भाई का पीछा करते हुए लगातार बोले जा रहा था, मिर्च निकाल के फेंक। अभी नदी से बाहर निकलने ही वाला था। वो इंसान अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, और भाई जिस हाथ में दूध नहीं लिया था उसी हाथ को पकड़कर झटक दिया। मेरा भाई गिरते गिरते बचा। उसके कद को बढ़ता देख भाई का गला मानो सूख सा गया। तभी उसे याद आया, दादाजी बताते हैं कि जब कोई भूत प्रेत या कोई शैतानी ताकत परेशान करे तो अपने खलीफा का नाम याद करना, वो उससे लड़ने के लिए आ जाएंगे। मेरा भाई जोर जोर से खलीफा का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने खलीफा का नाम लिया, पता नहीं वो इंसान चीखते चिल्लाते नदी में ही छटपटाने लगा। तब तक सोहन तेजी से दौड़ते हुए हमारे गांव में आ गया। घर पहुंचकर हाँफते हाँफते उसने सारी बात हमारे घर वालों को बताया। मम्मी उसकी हालत देखकर पहले नजर उतारी, और उसके अगले दिन ही मेरे भाई को बुखार चढ़ गया था। इस घटना के बीते हुए करीब 2 साल हो गए, लेकिन आज भी मेरा भाई कभी भी रात के समय नदी के आसपास भी नहीं गया।